आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ले चल मुझे वहाँ बुलावा देकर। यह एक कविता है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इस कविता से तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यही आपकी कविता है। कुछ पद हैं एंड उसके नीचे आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, आप इस आंसर को चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको कविता का भावार्थ लिखने के लिए आता है। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित कौन सी कविता आपके मनपसंद की है, तो आप इस कविता को लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा आपकी कौन मनपसंद कविता है, तो अगर ये कविता आपको पसंद आती है तो इस कविता को भी लिख सकते हो। भावार्थ लिखने के लिए ही आपसे पूछा जाएगा जनरली, और उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो ये लिखे हैं ले चल वहाँ बुलावा देकर, जयशंकर प्रसाद जी, उनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है एग्ज़ाम में, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय वीडियो के एंड में बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं ये पोयम जो है, कविता जो है, उसको उसके साथ उसके भावार्थ को। ठीक है, तो ये है उनका पोयम ले चल मुझे भुलावा देकर। ले चल मुझे भुलावा देकर। अब इनके शीर्षक से आप समझ पा रहे होंगे, ले चल मतलब कहीं जाने की बात हो रही है, भुलावा मतलब भूल कर, सब कुछ भुला कर, तो ले चल मुझे वहाँ भुलावा दे करके। तो कवि जो हैं इस कविता में कह रहे हैं मुझे ले चलो सब कुछ भुला करके, मुझे ले चलो सब कुछ भुला करके। अभी कवि किसको कह रहे हैं? कवि अपने मन को कह रहे हैं, ले चल मुझे भुला करके, सब कुछ भुला करके। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो एक बहुत बड़े छायावाद कवि रहे हैं अपने समय के। ठीक है, बहुत बड़े, और हिंदी रचना में प्रमुख 4 स्तंभ में से सबसे प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है, और छायावाद के बहुत बड़े कवि रह चुके हैं। ठीक है, और इनकी जो ये कविता है ना, कविता जब आप अच्छे से समझेंगे गहराई में जा करके, तो आपको पता चलेगा ये जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो इनके कविता में पलायनवादी जो मीनिंग्स होते हैं बहुत अच्छे से दिए हुए रहते हैं। पलायनवादी सोच इनके कविता में बहुत अच्छे से झलकती है। पलायन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, एस्केप कह सकते हो इंग्लिश में, एस्केप। और पलायनवादी बना देना ISM लगा के, एस्केपिज्म। ठीक है, तो वो हो जाएगा। माइग्रेशन इसको नहीं बोलना है, इसको एस्केप बोलना है। तो पलायनवादी कवि हैं ये एक तरीके के। और इनके कविता में आपको मानवीकरण बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। मानवीकरण क्या होता है? इंग्लिश में इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसकी हम बस कल्पना ही कर सकते हैं, वो रियलिटी में नहीं है। जैसे कि मैं बोल दूं गंगा माँ हंसती है, तो गंगा जो नदी है वो थोड़ी हंस रही है, नहीं हंस रही है। समुद्र ऊपर जा रहा है, अरे समुद्र के हाथ पैर थोड़ी है। मतलब ऐसी चीज़ों को हम एक जान डाल देते हैं अपने तरीके से समझने के लिए, तो उसको मानवीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? असलियत में वो चीज़ें नहीं होती है, बस कविताओं में, कहानियाँ में हम जब ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसको मानवीकरण करते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कविता है, बस इतना ही है। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरी नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो ताज कोलाहल है अवनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर। यही है आपका पोयम। तो यहाँ पर मैं इसको मतलब इसका भावार्थ एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक साथ सारा भावार्थ बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक एक करके करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। आपके एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली ये आना है, ये तो इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं। आने वाले समय में मैं इसको एक एक करके भी समझाऊँगा, लाइन बाई लाइन क्या मतलब है। जैसे कि देखो, नाविक मतलब क्या होता है? नाविक मतलब होता है नाव। ठीक है, नाविक मतलब जो नाव चलाता है, नाव चलाने वाला, तो नाविक हो गया। लेकिन यहाँ पर नाविक का नाव चलाने से कोई मतलब नहीं है, नाव चलाने वाले से मतलब नहीं है। यहाँ पर नाविक का कंपैरिजन मन से किया गया। नाविक मतलब मन। तो यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे मन धीरे धीरे, मेरे नाविक की जगह मन, मेरे मन धीरे धीरे। ठीक है, मतलब देखो यार, पलायन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है आप ही सोचो। ढेर सारी समस्याएं होती है सबकी ज़िंदगी में, मतलब उसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए कुछ समय के लिए हम लोग पलायन करते हैं, ताकि हम लोग बाहर जाएं,
थोड़ा रिफ़्रेश हों और रिचार्ज हो करके फिर से हम लोग वापस आए। तो थोड़े समय के लिए हम लोग पलायन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं लाइफ में, सबके लाइफ में होती है, ठीक है। तो उसी को पलायन बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं, ये भी अपनी समस्या से दूर जाना चाहते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे मन धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर कानों में गहरी। देखो यहाँ पर निर्जन का मतलब होता है एकांतवास, निर्जन का मतलब एकांतवास होता है। तो जिस एकांत में सागर लहरी, सागर मतलब सागर का लहर जो होता है, आप देखे होंगे समुद्र किनारे गए होंगे तो जिस एकांत में सागर लहरी, अंबर मतलब होता है आकाश का, कानों में गहरी मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पे एकांत शांति हो और सागर जो है, सागर की लहर आकाश से बात कर रही हो, ठीक है। आकाश के कानों में गहरी मतलब आकाश से बात कर रही हो, ठीक है। निश्चल प्रेम कथा कहती, तज कलोहल हिक्की अबनी रे, ठीक है। मतलब निश्चल प्रेम मतलब कह रही है कौन, लहरी अंबर आकाश के कानों में निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कलोहल अबनी रे, ले चल मुझे भुलावा देकर। ये पहला था, फर्स्ट, ठीक है, पहला पद। अब यहाँ पर देखो ये अगला पद है। तो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, सबको एक एक करके मैं नहीं समझा रहा, आप खुद पढ़िए, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ बस कविता को, बस सुनना बस, ठीक है। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढलकाती हो, ताराओं से पांती धानी रे, ठीक है। उसके बाद जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख की वाली सत्यवनी रे, श्रम विश्रम क्षतिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उस नयन से, बिखराती हो ज्योति धानी रे, ले चल मुझे वहाँ भुलावा देकर। यही कविता थी। अब इसके भावार्थ को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ले चल वहाँ भुलावा देकर के शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद की अमर रचना है। यह कविता हमें बहुत ही पसंद है, क्योंकि इस कविता में जीवन की गहराइयाँ छिपी हुई है। कैसे कोई इंसान अपनी परेशानियों से, अपनी समस्याओं से तंग आ जाता है, ऊब जाता है, और उसको ठीक करने के लिए कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए पलायन कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ जीवन की गहराइयाँ इस कविता में छुपी हुई है। ले चल मुझे भुलावा दे करके मेरे नाविक धीरे धीरे का मतलब मैंने समझाया, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। एक ऐसे सत्य को उद्भासित कराती है जिसका दार्शनिक भाव बोध की चाह हर संवेदनशील हृदय की चाह होती है। आपका भी हृदय संवेदनशील होगा, हमारा भी हृदय संवेदनशील है, दुनिया में सभी लोग के हृदय संवेदनशील है। बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं, तो उनका अलग बात है, लेकिन सबका ऑलमोस्ट हृदय संवेदनशील होता है, ठीक है। वही वाली बात है ना, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरी नाविक धीरे धीरे, एक ऐसे सत्य को उद्भासित कराती है जिसकी दार्शनिक भाव बोध की चाह हर संवेदनशील हृदय की चाह होती है। यह बात जिगर है कि हम उन कल्पनाओं के सहारे जी ना सके, किंतु सत्य की विमुख होकर के एक अलौकिक संसार में तो जी सकते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने कोलाहल वातावरण से मृदु, शांत एवं मधुर वातावरण में जीने का कामना की है, ठीक है। कोलाहल मतलब जो नॉर्मल लाइफ है, और जो पलायन करने के बाद जो शांत वातावरण में जाएंगे वो, तो बोल रहे हैं कोलाहल वातावरण से मृदु, शांत, मधुर वातावरण में जीने की कामना कवि ऐसा करते हैं, इस कविता में अपनी बात रखते हैं। यह दुनिया छल और कपट से भरी हुई है। कवि को इस दुनिया से नफरत हो गई है, अतः वह दूर एकांत शांति प्रकृति के गोद में मनोहर जीवन जीने की इच्छा प्रकट करते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर कविता में कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे वहाँ ले चले जहाँ मानव कलोहल ना हो, ठीक है। यहाँ पर कलोहल को कलेश समझ सकते हो, दुविधा, परेशानियाँ समझ सकते हो, नफ़रत, दुनिया में नफ़रत बहुत फैली हुई है। तो बोल रहे हैं ना कवि कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, अपने अंतर मन से प्रार्थना करते हैं कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ कलोहल ना हो, समुद्र का कलोहल हो तथा मौन रहकर आकाश सागर की निश्चल प्रेम कथा सुनता रहे। देखो समुद्र का कलोहल होता है, समुद्र को किनारे आप जब गए होंगे तो समुद्र की जो धाराएं होती है वो बहुत तेज आती है और आवाज़ करती हुई आती है। तो समुद्र में भी हलचल होता है, कलोहल होता है, ठीक है, आवाज़ें होती है। लेकिन आकाश जो होता है ना, शांति से उसको सुनते रहता है। अब बोलेंगे आकाश कैसे सुन सकता है, आकाश के पास थोड़ी कान है, स्काई। तो ये मैंने बताया, ये मानवीकरण कविता है, ठीक है।
यहाँ पर मान के चलना है। आकाश, जब मैं बोलूँ कि समुद्र चलती है तो मानना पड़ेगा कि समुद्र के हाथ पैर चल रही है समझ रहे हो, मानवीकरण कविता है। इसलिए बोल रहे कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे वहाँ ले चले जहाँ मानव का कलोहल ना हो और समुद्र का कलोहल हो, तथा मौन रहकर आकाश सागर की निश्चल प्रेम कथा को सुनता रहे। कवि सांझ की कोमल बेला में नीले तारों के सौंदर्य को निहारता है। वहाँ पे ये वाला सेकेंड वाला जो लाइन है, सेकेंड वाला जो दुआ है सांझ वाला, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, उसी की बात करी जा रही है कि कवि जो है सांझ की कोमल बेला को नीले तारों के सौंदर्य में निहारता है। ठीक है, सांझ का जो समय होता है आप देखते होंगे, जो स्काई होता है हमारा आकाश, वो नीला पड़ जाता है। ठीक है, और तारे वगैरह आ जाते हैं क्योंकि सांझ के बाद रात होने वाली है तो तारे वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को निहारते हैं। वही लिख रहे हैं, कवि सांझ की कोमल छाया कोमल बेला को नीले तारों के सौंदर्य को निहारता है। कवि उष्णकालीन प्रकृति में मनोरम दृश्य को भी अपनी आँखों से पी जाना चाहता है। प्रसाद जी के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो सौंदर्य है, आनंद है, शांति है, वह अन्यत्र नहीं है, मतलब और जगहों पे नहीं मिलेगा। प्रकृति में एक अलग तरीके की शांति है। ठीक है, अब भी जाते होंगे घूमने कहीं कहीं, कुल्लू मनाली राजगीर जहाँ भी घूमने जाओ, तो अब जब अकेले रहते होंगे तो आप फील करते होंगे प्रकृति की शांति, वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। वही कवि भी कह रहे हैं कि कवि उष्णकालीन प्रकृति मनोरम दृश्य से भी अपनी आंखों को अपनी पी जाना चाहता है। प्रसाद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो सौंदर्य है, आनंद है और शांति है, वह अन्यत्र है, मतलब और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अतः कवि की प्रकृति सन्निधाय में ही आनंद की अनुभूति होती है। यही है पूरा कहानी का सार। बहुत छोटा सा कविता था, इसमें आप अपने मन से भी कुछ ऐड कर सकते हो कि आपको भी लाइफ में दिल टूट जाता होगा किसी से, तो आप देखते होंगे आए दिन मूवी बनते रहता है, छोड़ के चला गया लद्दाख घूमने बाइक पे। कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, कोई हमें समझने वाला ही नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हम खुश हैं, दुखी हैं, जिसे जितना प्यार देते हैं वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी वैल्यू देते हैं वो उतना ही ज्यादा दिल दुखाता है। लाख कोशिश कर ले, किसी को खुश नहीं कर पाते। अपना सब कुछ देकर भी किसी का दिल नहीं जीत पाते। प्रेम के लिए, खुशी के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, पर बदले में और दर्द मिलता है। ठीक है, तो जीवन के परेशानियों से छोड़ करके मतलब कोई एकांतवास में रिफ्रेश होने के लिए, माइंड को रिचार्ज करने के लिए, एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए हम लोग ऐसा स्टेप लेते हैं, पलायन करते हैं, एस्केप करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, माइग्रेशन भी कह सकते हो। तो ये था। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कवि का जीवन परिचय। कौन थे ये जिन्होंने ये कविता, इतनी प्यारी सी कविता लिखी। बहुत इजी है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बनारस में। काशी पुराना नाम है बनारस का, तो काशी में हुआ था। एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम द्विवेदी प्रसाद था। 15 वर्ष की अवस्था में सन 1905 में प्रायश्चित कृष्ण समाप्ति में उनकी माता श्रीमती मनु देवी का देहांत हो गया। समझ रहे हो, देहावसान हो गया 15 साल की उम्र में ही, जब प्रसाद जी 15 साल की उम्र में थे। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनका प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के विशद ज्ञान प्राप्त कर लिया। सोच लो, 8 साल की उम्र में हम लोग को सही से काम करने नहीं आता ये लोग, और ये जो हैं प्रसाद जी सब कुछ का ज्ञान, संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, साहित्य का विशद ज्ञान सब कुछ प्राप्त कर लिया। बाद में इन्होंने क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। क्वींस कॉलेज है फर्दर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए क्वींस कॉलेज में इनको भेजा गया। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि थे, बहुत ही बड़े। देखिए, छायावाद के टोटल 4 कवि हैं, उनमें से सबसे अग्रगण्य यही थे, सबसे बड़े। यह एक प्रयोग धार्मिक रचनाकार थे। ठीक है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार आदि भी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जी सिर्फ कविता ही लिखते थे, इनको
कथा भी लिखने आता था, नाटक भी लिखने आता था, उपन्यास तो ये अच्छे से लिखते ही थे। ठीक है, इनके आने से हिंदी काव्य में खड़ी बोली के मधुर का विकास हुआ। खड़ी बोली का काफ़ी ज़्यादा विकास का योगदान इनको दिया जाता है। ठीक है, यह आनंदवाद के समर्थक रहे थे। उसके बाद इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जो जी थे, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है, देवी प्रसाद जी विदायानुरागी थे। ठीक है, इनके पिताजी जो थे विदायानुरागी थे, जिन्हें लोग सुंघनी साहू कहकर भी बुलाते थे। इनके पिताजी का दूसरा नाम सुंघनी साहू। उसके बाद ये तो मैंने बताया ही। तो देखिए इनके बारे में सुनिएगा बस थोड़ा सा। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये एक पोएट के रूप में और एक नाटककार के रूप में ये फेमस हैं। बाकी ये तो हैं, बाकी और चीज़ों में भी ये फेमस है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इनको जो फेमस मिली है, पब्लिसिटी मिली है, वो नाटककार के रूप में मिली है और कवि के रूप में मिली है। ठीक है, छायावादी कवियों में से ये अग्रगण्य है। मैंने बोला ना 4 स्तंभ है, मतलब 4 छायावादी कवि हैं, 4 में से सबसे बड़े इनको माना जाता है। 5-4 में एक ए भी है छायावादी कवि में। उसके बाद कामयानी इनका अत्यंत काव्य ग्रंथ है। इनकी जो ग्रंथ है कामयानी, ये सबसे ज़्यादा फेमस ग्रंथ है इनका, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। दुनिया भर में जितने भी श्रेष्ठ काव्य हैं उसकी तुलना हमारे जयशंकर प्रसाद जी के कामयानी से की जाती है। ठीक है, मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्हें प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में प्रयोग किया है। आपने अभी देखा, ये जो कविता पढ़ा उसमें भी देखा होगा, इसमें इन्होंने क्या किया है, प्रकृति के बारे में बताया है। तो यही लिखा गया है, मानव सौंदर्य के अलावा के साथ साथ इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। और इसको करने के लिए इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। ठीक है, इनकी भाषा जो थी संस्कृत निष्ठ थी। ये अपने भाषा संस्कृत निष्ठ रखते थे चीज़ों को लिखते समय। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य से मिलता है। सत्यम शिवम सुंदरम एक गाना भी आपने सुना होगा, जीता जाता रूप मिलता है इनके काव्य का। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये बड़े ही मिलनसार इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, हंसमुख इंसान थे तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका सारा खर्च इनके बड़े भाई शंभू नाथ जी देते थे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने बड़े भाई से देहांत हो गया। मतलब इनकी जो बड़ा भाई था जो इनका खर्चा उठा रहा था, उनकी देहांत हो गई। अब जब बेचारा खर्चा देने वाले ही का ही देहांत हो जाए, अब इनको तो खुद से काम करना पड़ेगा, प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को। अब उसके बाद देखो इनके लाइफ में फिर पत्नी वगैरह आती हैं, शादी वगैरह प्रसाद जी कर लेते हैं। इनकी 3 शादियां हुई और तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। सभी लोग मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय टूट सा गया। मतलब 3 पत्नियां हुई, तीनों की मृत्यु हो गई। अब आप ही सोचो ना, आपकी 3 शादी कराऊँ, पहली भी मर गई, फिर दूसरी शादी करा, दूसरी भी मर गई, तीसरी शादी हुआ, तीसरी भी मर गई, मतलब तीनों की मृत्यु हो गई। अब आप टूट से जाएंगे ऐसे में। तो कभी भी क्या हुआ, इनको भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस घटना से। सभी लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय जो था टूट सा गया। तभी तो ऐसी कविता इन्होंने लिखी है, ले चल मुझे भुलावा देकर। इनकी लाइफ में इतनी बड़ी समस्या हो गई थी, समझ सकते हो ना। इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी, क्योंकि इनके बड़े भाई जो इसके संभाल रहे थे पूरा खर्चा, अब बड़े भाई भी नहीं रहे तो खुद से इनको करना पड़ रहा था, जिससे कारण की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी और ख़राब हो गई थी। ठीक है, अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करते हुए वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सके, जिससे वे क्षय रोग से ग्रसित हो गए और मात्र 48 साल की उम्र की अवस्था में 15 नवंबर 1937 को इस संसार से हमारे जयशंकर प्रसाद जी विदा हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपका 10 नंबर का, आपका बस्टनिस्ट प्रश्न आता है, वहाँ से पूछा ले जाएगा। कब ये मरे थे 48 साल की उम्र में, कब? 15 नवंबर 1937 में। ओके, याद रखना है, पूछा जाएगा। इनकी कितनी शादियाँ हुई थी? 3 शादियाँ हुई थी। प्रसाद जी का यह विलक्षण साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य के लिए अनंत काल का अस्मरणीय, ठीक है, अविस्मरणीय रहेगा, अस्मरणीय रहेगा। ठीक है, अभी अस्मरणीय रहेगा, मतलब इनका योगदान हमारे लिए बहुत बड़ा है, इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कुछ और देख लो, नीचे में है। वह बचपन से ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद जी का बचपन देख लो। ऐसा कहा जाता था कि इन्हें अपने बाल्यकाल में ही 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने गुरु रसमय सिद्ध को ब्रज भाषा में कालाधार नाम से एक सवैया लिखकर दिखाया था। इनके जो टीचर थे, जिनका नाम था रसमय सिद्ध, उनको मात्र 9 साल की उम्र में जयशंकर जी ने, प्रसाद जी ने एक ब्रज भाषा में एक चीज़ लिखी थी जिसका नाम था कालधार। टीचर को दिखाया था, टीचर इससे बहुत प्रसन्न हुए थे।
पहले तो इनके बड़े भाई इनकी काव्य रचना से खुश नहीं थे, जो इनके खर्चा उठा रहे थे बड़े भाई, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो उनके बड़े भाई जो थे इनकी काव्य रचना से खुश नहीं थे, क्योंकि वह चाहते थे कि जयशंकर प्रसाद जी उनके पैतृक व्यवसाय बिजनेस, पापा जी का बिजनेस का कार्य संभाल ले। ये हिंदी रचना वगैरह क्या करते रहते हो, बिजनेस संभालो, ऐसा कहना था बड़े भाई का शुरुआत में। लेकिन समय के साथ बड़े भाई भी इनका साथ देने लगते। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि इनकी रुचि साहित्य रचना की तरफ अधिक है, ये दिन भर साहित्य रचना ही करते रहता है, तो वो उनका बड़ा भाई सोचने लगे कि इससे तो बिजनेस होगा नहीं, इसको यही जाने दो, जो कर रहा है करने दो छोटे भाई को। तो जयशंकर प्रसाद का फिर साथ देने लगते हैं इनके बड़े भाई, ठीक है, पूरी छूट दे देते हैं, छूट दे दी। अब प्रसाद जी पूरी तन्मयता से, पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे तन्मयता से साथ काव्य लिखने लगे, साहित्यिक रचना के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, अन्यायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। देखो, कवि के अलावा इन्होंने और भी कामें लिखी है। इन्होंने उपन्यास लिखा है, इन्होंने कथाएं बहुत सारी लिखी हैं, इन्होंने नाटक बहुत सारे लिखे किए हैं, ठीक है। प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे ये। जयशंकर प्रसाद जी के इनकी विशिष्ट रचना कामयानी और मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है, ठीक है। ये अवार्ड है जो इनको इस पे मिला है। मैंने शुरुआत में ही बताया इनकी बहुत ही फेमस रचना है ये कामयानी। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह हमेशा साहित्य में सेवा में लगे रहे हैं। अब इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। अब इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, तो इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है। वही लिखा गया, इनकी कई रचनाओं में इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने परिनिष्ठा से साहित्य की पूजा की है, पूरे मन से पूरे साहित्य की पूजा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अपने कवि प्रेमियों को दिल जीत लिया है। जितने भी कविता पढ़ने वाले प्रेमी हैं, जिनको कविता पढ़ना अच्छा है, उन सब का दिल जीत लिया है। उनकी रचनाएं भारत में गौरवमय इतिहास एवं संस्कृति के अनुप्राणित है और कामयानी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, सबसे ज़्यादा फेमस, सर्वाधिक, जिसमें आनंदवाद की नई कल्पना है और समरसता का संदेश निहित है। उनकी प्रमुख रचनाएं देख लो, एग्जाम में एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जैसे कि प्रमुख काव्य संग्रह, जैसे कि उर्वशी हो गया, 1909 में इन्होंने लिखा था। वन मिलन हो गया, ये भी 1909 में ही लिखा गया है। प्रेमराज, ये भी 1909 में इन्होंने लिखा था। फिर अगले साल इन्होंने अयोध्या का उजागर लिखा था। फिर थोड़े दिन नहीं, लगभग 3 साल बाद इन्होंने कानन कुसुम लिखा है, खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह। कानन कुसुम जो है, खड़ी बोली में सबसे पहला कविता ये था, ठीक है। फिर करुणालय, और आज जो कविता पढ़ा है, ले चल मुझे भुलावा देकर, ये भी इन्होंने ही लिखा है। लहर हो गया, कामयानी हो गया, कामयानी 1935 में लिखा गया था। ये वाला डेट याद रखना, कामयानी क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है ना, डेट भी याद होना चाहिए। और इन्होंने कहानियाँ भी बहुत लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है। तो कहानियाँ देख लेते हैं, कंकाल, तितली, इरावती, ये कुछ इनके प्रमुख कहानियाँ। उपन्यास लिखा गया इनके द्वारा, कहानी इधर है। कहानी में देखो कुछ इन्होंने 69 कहानियाँ इन्होंने लिखी है अपने लाइफ में, ठीक है। और इस 69 कहानियों को 5 संग्रहों में रखा जाता है, संकलित है, 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। कुछ कहानियाँ उस ग्रुप में, कुछ कहानियाँ इस ग्रुप में, ठीक है। छाया, प्रतिनिधित्व और आकाशदीप, आंधी, इंद्रजल प्रमुख कहानियाँ इनकी, ठीक है। ममता, सलावती, छोटा जादूगर, ये इनके कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं। इनके कुछ प्रमुख नाटक देख लीजिए। 1911 में सज्जन आया था, दुरात्मा दुर्योधन के प्रति युधिष्ठिर की सज्जनता का चित्रण इसमें किया गया है, सज्जन में, ठीक है। धर्म के राज सदा जाग होबे, यह नाटक की मूल चेतना है। इसके बाद सज्जन के बारे में इतना लिखा गया है ऊपर में। उसके बाद इनका दूसरा देखिए, अग्निमित्र, ये इनका एक और नाटक है, ठीक है। अब निबंध भी इन्होंने बहुत लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने निबंध लिखा है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। प्रकृति सौंदर्य, कविता का रसास्वाद, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये हैं कुछ इनके काम, इनके जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय कंप्लीट। मैंने सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करा दी, ठीक है। कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि जीवन परिचय के लिए कोई और वीडियो सर्च करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आप इसी वीडियो को देखेंगे, बार बार रिवीजन भी होगा और एग्जाम में अच्छा भी करके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।